प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया की यात्रा पर है। मलेशिया का भारत के लिए एक रणनीतिक महत्व है और साथ ही भारत भी मलेशिया के लिए एक मजबूत आर्थिक साझेदार के रूप में काम करता है। दोनों ही देश अगस्त 2024 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी अपनी पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप प्रदान कर चुके हैं, जो कि दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों को प्रतिबिंबित करता है। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों देशों के संबंध वर्तमान में सबसे ज्यादा किस वजह से महत्वपूर्ण हो चले हैं। आप देखते हैं कि अगर मलेशिया की भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो यहाँ पर ये मलाया प्रायद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर मलेशिया है, ये सिंगापुर है, और साथ ही जो बोर्नियो द्वीप है उसके उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भाग को भी आप ये मलेशिया के अंतर्गत ही आता है, और ये छोटा सा जो हिस्सा है ये ब्रुनेई दारुसलाम का है। इसकी स्थिति स्ट्रेटेजिक क्यों है, रणनीतिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साउथ चाइना सी है, और आप ये जानते हैं कि 9 डैश लाइन के माध्यम से साउथ चाइना सी के लगभग 90% हिस्से पर चाइना अपना दावा ठोक चुका है। इस बात को आप जानते हैं, और उसके कारण साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, कई कंट्रीज के साथ उसके जो संबंध है वो तनावपूर्ण भी हो चले हैं। इसके साथ ही ये जो मार्ग है साउथ चाइना सी से होते हुए और फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और ऊर्जा परिवहन मार्गों में शामिल है, क्योंकि ये इधर पैसिफिक ओशन को सीधे इंडियन ओशन से जोड़ता है ये मार्ग, और इसलिए यहाँ पर मुक्त, सुरक्षित और एक नियम आधारित समुद्री मार्ग व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। इसका सपोर्ट भारत भी करता है, इसका सपोर्ट मलेशिया भी करता है, यानी दोनों ही देश एक ही तरह के नियम आधारित समुद्री परिवहन मार्ग को, मुक्त समुद्री मार्ग को सपोर्ट करते हैं, जो कि मलेशिया और भारत के संबंधों को एक नया आयाम दे रहा है। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि अगस्त 2024 में दोनों देश कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को घोषित कर चुके हैं। जब हम किन्हीं देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन देशों के संबंध केवल व्यापारिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संबंध अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों, निवेश तक, राजनीतिक क्षेत्र तक, रक्षा, सुरक्षा, सांस्कृतिक क्षेत्रों तक, बिल्कुल गहराई तक उतर चुके हैं और एक तरह से अपने आप में स्ट्रेटेजिक स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं। किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में मलेशिया और भारत के संबंध हैं उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स क्या है? जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में क्या शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे तो वहां जाने के बाद जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने पर ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। साथ ही इसके संबंध में जो आपको बैच मिलेंगे वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही मिलेंगे। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। तीनों बैच में से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर दीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन लेने के दौरान अगर आपको इस फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब भारत और मलेशिया के जो संबंध है वो इतने गाढ़े किस प्रकार से, इतने गहरे किस प्रकार से हैं, चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप संबंधों की पृष्ठभूमि देखें तो भारत और मलेशिया के बीच जो राजनयिक संबंधों की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना हुई थी वो 1957 में ही हो गई थी। भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और जो मलेशिया के नेता थे जिनका नाम था टुंकू अब्दुल रहमान पुत्रा, उनके बीच एक दोस्ताना रिलेशन थे, जिसकी वजह से भारत और मलेशिया की जो संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ होते चले गए। एक और कारक, धीरे धीरे ये जो संबंध है ये आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप भी धीरे धीरे ग्रहण करते चले गए, और आज लगभग सभी क्षेत्रों में भारत और मलेशिया के जो संबंध है ये एस्टेब्लिश्ड है। इन संबंधों की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है प्रवासी भारतीयों की मलेशिया में उपस्थिति। लगभग 29,50,000 यानी 29.5 लाख
प्रवासी भारतीय मलेशिया में रहते हैं और हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की यात्रा पर हैं तो उन्होंने मलेशिया में प्रवासी भारतीयों की जो उपस्थिति है उसको लिविंग ब्रिज का नाम दिया है, यानी एक जीवंत सेतु का नाम दिया है, जो भारत और मलेशिया के जो संबंध हैं उनको बहुत बड़े स्तर पर प्रगाढ़ रूप में बनाए रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से भारत और मलेशिया के जो संबंधों की पृष्ठभूमि है, जो संबंध है, वो बहुत प्रगाढ़ हो चुके हैं, विशेष रूप से वहां पर प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति के कारण। अब इन संबंधों की जो प्रगाढ़ता है वो आप आर्थिक, व्यापारिक, रक्षा सहयोग के अंतर्गत देख सकते हैं, निवेश के अंतर्गत देख सकते हैं। किस प्रकार से अगर आप देखेंगे, मलेशिया जो है वो भारत का 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि जब आप एग्जामिनेशन में जाएं तो हमेशा इस तरह के आंकड़ों को अपडेट करके जाएं, क्योंकि ये आंकड़े तब्दील होते रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये हम अक्टूबर नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार आपको बता रहे हैं कि जो मलेशिया है वो भारत का 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं भारत भी मलेशिया के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में मुख्य रूप से शामिल है। दोनों ही देशों ने अपने व्यापार को और ज्यादा विस्तारित करने के लिए वर्ष 2011 में एक समझौते को लागू किया था, जिसका नाम था मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यानी सेका को। यह भी एक तरह के एफटीए की ही तरह होता है और इसके अंतर्गत वस्तुओं को, सेवाओं को और निवेश को शामिल किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कब लागू हुआ था? वर्ष 2011 में यह लागू हुआ था। अगर प्रमुख आदान प्रदान की वस्तुओं के बारे में बात करें तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो भारत से मलेशिया भेजी जाती हैं? इन वस्तुओं में खनिज आ जाएंगे, इसमें ईंधन और तेल शामिल हो जाएगा, इसके अलावा मांस और खाद्य मांस, इस तरह की चीजें भी भेजी जाती हैं। लोहा, इस्पात और एल्यूमिनियम का भी भारत से निर्यात मलेशिया में किया जाता है। मलेशिया से कौन सी वस्तुएं भारत में मंगाई जाती हैं? अगर वस्तुओं की बात करें तो पाम ऑयल, इलेक्ट्रिकल और मशीनरी उपकरण यहां पर आते हैं। इसके अलावा पशु और वनस्पति वसा यानी तेल की प्राप्ति भी मलेशिया से भारत करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक व्यापक स्तर पर वस्तुओं का आदान प्रदान भी भारत और मलेशिया के बीच होता है। अब कौन से क्षेत्र हैं? अगर हम निवेश की बात करें तो दोनों देश निवेश के अंतर्गत भी बहुत ही मजबूत संबंध बना करके रखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत अगर डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के आंकड़ों की बात करें तो आप देखेंगे कि जो मलेशिया है वो भारत में 26वां सबसे बड़ा निवेशक है। फिर से आपको कह रहे हैं कि इस तरह के आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए एग्जाम से पहले हमेशा इनको अपडेट करके चले। तो इसके अनुसार 26वां सबसे बड़ा निवेशक भारत में कौन है? मलेशिया। अगर निवेश के आंकड़ों की स्थिति की बात करें तो अप्रैल 2000 से लेकर के आप देखेंगे कि सितंबर 2022 के बीच मलेशिया ने भारत में कितना निवेश किया है? 1.16 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया है। वहीं इस दौरान भारत ने मलेशिया में कितना निवेश किया है? 2.62 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारत की बहुत सी कंपनियों, लगभग 150 कंपनियों की उपस्थिति आप मलेशिया में पाएंगे और उसी तरह से मलेशिया की बहुत बड़ी निर्माण कंपनियों की उपस्थिति भी आप भारत में पाएंगे। तो इस प्रकार से जो निवेशात्मक संबंध है ये भी बहुत बड़े स्तर पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं। साथ ही भारत और मलेशिया के बीच जो व्यापार होता है वो अन्य मुद्राओं के साथ साथ उसका निपटान भारतीय रुपये में भी किया जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय रुपये में भी व्यापार का निपटान किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत सहयोग को देखेंगे तो रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत सहयोग में जो मील का पत्थर है वो 1993 का वर्ष है, जब दोनों देशों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुए और रक्षा संबंधों की नींव पड़ी। रक्षा संबंधों में समुद्री सहयोग में लगातार वृद्धि की जा रही है और आप देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक मुक्त, सुरक्षित और व्यापारिक नियम आधारित समुद्री परिवहन मार्ग को एस्टेब्लिश करने के लिए दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। और इसी के अंतर्गत एक नौसैनिक अभ्यास है मिलन नौसैनिक अभ्यास जो है वो एक बहुपक्षीय द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार होने वाला अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। भारतीय नौसेना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें मलेशिया की उपस्थिति है। शुरुआत इसके 4 देशों के नौसैनिक अभ्यास से हुई थी। अब इसमें 50 से अधिक देश शामिल हैं, जिसमें मलेशिया भी शामिल है। इसके अलावा मलेशिया के लंगकावी में एक इंटरनेशनल मैरीटाइम एरोस्पेस, लीमा के नाम से जाना जाता है, एरोस्पेस एग्जीबिशन भी होता है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों की एक महत्वपूर्ण रक्षा प्रदर्शनी है। तो इसके अंतर्गत उपस्थिति भी दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करती है।
इसके अलावा एक सहकारी तंत्र भी है जो स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का एंड सिंगापुर सहकारी तंत्र है। इसमें भी भारत की उपस्थिति है, जो दोनों देशों के संबंधों को, रक्षा संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाती है। तो ये रक्षा संबंध भी बहुत ज्यादा विस्तारित हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में हो सकते हैं? अगर चुनौती के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में दुनिया भर में जो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, विशेष रूप से अमेरिका के द्वारा जो आयात होने वाली चीजों पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है, प्रशुल्क बढ़ाया जा रहा है, वो दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही वैश्विक मांग को लगातार बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके अलावा जो भू राजनीतिक तनाव है, जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है पूरी दुनिया में, वो भी दोनों देशों के बीच दोनों देशों के लिए एक चुनौती इसलिए है कि दोनों देश अगर वैश्विक स्तर पर अपनी चीजों का निर्यात करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करके एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वैश्विक मांग बनी रहे। और वैश्विक मांग बने रहने के लिए जरूरी है कि जो भू राजनीतिक तत्व है, भू राजनीतिक तनाव है, वो कम से कम हो। दोनों देशों के बीच ऐसे कौन से कारक हैं जो संबंधों को लंबे स्तर तक बेहतर बनाए रख सकते हैं? जैसे एक तो मलेशिया में जो प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति है, 29.5 लाख, ये अपने आप में बहुत मजबूत कारक है और इसलिए प्रधानमंत्री ने इसे लिविंग ब्रिज कहा है। तो प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति एक बड़ा कारक है। दोनों देशों की जो जनसंख्या है उसमें युवाओं की बड़ी संख्या है। साथ ही दोनों देश स्थिर वृद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कारक है। दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो डिजिटलीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा डिजिटलीकरण, इसे इस प्रकार से लिख लीजिएगा, डिजिटलीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे एफडीआई भी लगातार बढ़ रहा है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लगातार वृद्धि कर रहा है। तो ये मजबूत कारक है और लगातार दोनों देशों ने अब कह ही दिया है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी वो आगे बढ़ेंगे, समुद्री सुरक्षा सहयोग में भी मजबूत संबंधों को एस्टेब्लिश करेंगे। जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और ज्यादा आगे ले जाया जाएगा। साथ ही जो सेका है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है जो दोनों देशों के बीच है, उसमें नए आर्थिक क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि दोनों देशों का जो व्यापार है इसको बढ़ा करके $25 बिलियन तक ले जाया जा सके। अभी तक जो आंकड़े हैं हमारे पास 2024-25 के, उसके अनुसार दोनों देशों का जो व्यापार है वो लगभग $19.5 बिलियन तक पहुंच चुका है, लेकिन इसको $25 बिलियन तक बढ़ाना है, जिसके लिए जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ और आर्थिक क्षेत्रों को शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या होगा? भारत ने मलेशिया यानी फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ राजनयिक संबंध कब स्थापित किए थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1957 या 1962। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।